इस टॉपिक को। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन अ फ्रेश टॉपिक। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। ये एक आसान टॉपिक है बट चैलेंजिंग है। मतलब अगर आप देखो तो इसमें बहुत बेसिक प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि इस टॉपिक में किसी भी टॉपिक का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसमें कोई टॉपिक इसमें कोई मेजर रोल नहीं प्ले करेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो इवेंचुअली अगर किसी बच्चे का इसके पहले किसी भी टॉपिक में थोड़े बहुत इश्यूज रहे हों, बात पूरी तरह से क्लियर ना रही हो, और या किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, तो उससे कनेक्टेड टॉपिक में उसकी अल्टीमेट इनहेरिट करता है उस स्ट्रेंथ को। बट ये अभी इस टॉपिक पर सभी लोग एट पार हो गए, ठीक है। तो ये बिकॉज ये स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से टेकअप करना पड़ेगा बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्कोर इन सम टॉपिक ऑफ +2 एज वेल। जैसे कि प्रोबेबिलिटी, अगर ये टॉपिक अच्छा नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी में आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी टॉपिक तुम्हारा खराब हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक अच्छा होगा तो बाइनोमियल थियरम जो एक टॉपिक है उस टॉपिक में भी तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक तो स्ट्रेट अवे कनेक्टेड है इस टॉपिक से। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to ask you, permutation and combination में हम करते क्या? Do you have some idea about this topic? What we do in permutation and combination? अरेंजमेंट करते हैं, मतलब सजावट करते हैं, डेकोरेशन। अरेंजमेंट तो डेकोरेशन होता है। तो दीक्षांत बोल रहा है कि इसमें अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट कोई बोल रहा है कॉम्बिनेशंस करते हैं। ओके, सो इसके पहले आपने अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन तो किए नहीं है, तो इसका मतलब है बिल्कुल नई बात करने जा रहे हैं आप। ओके, तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ना तो इस टॉपिक में हम अरेंजमेंट करते हैं और ना तो इस टॉपिक में हम कॉम्बिनेशन करते हैं। हम इस टॉपिक में काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग। वही काउंटिंग जो आप तब से करते आए हैं जब से आपने होश संभाला है, या फर्स्ट क्लास से ही करते आए हैं। बिल्कुल सही बात है, शायद उससे पहले से भी करते आए होंगे। तो काउंटिंग करते हैं इस टॉपिक में। तो व्हाट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज अबाउट? अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप बोलेंगे इट इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के प्रिंसिपल्स की स्टडी है। काउंटिंग का कुछ सिद्धांत होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स की स्टडी को हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आप सबसे पहले एक सेंटेंस छोटा सा लिखेंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। बिकॉज यू नो व्हाट इज काउंटिंग। काउंटिंग याद है ना? काउंटिंग मैंने क्या बताया था? नंबर थियरी स्टार्ट करी थी तो काउंटिंग बताया था। काउंटिंग इज अ प्रोसीजर by which we associate every element of a collection uniquely to a natural number। तो किसी कलेक्शन के, किसी सेट के हर एक एलिमेंट को नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 लिंक करने का जो प्रोसीजर है उसको हम काउंटिंग बोलते हैं। और उस लिंक करने की प्रोसेस में जितनी नेचुरल नंबर इस्तेमाल होती है उसी को हम उस सेट का काउंट बोलते हैं। तो ये तो बात हुई काउंटिंग, मतलब एक्चुअल काउंटिंग या फिजिकल काउंटिंग या हेड काउंटिंग भी बोलते हैं इसको। जैसे अगर आप किसी क्लास में जाते हैं या किसी असेंबली में जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं,
तो अगर आपसे बोला जाए कि आप काउंट करो सारे पर्सन्स का जो प्रेजेंट है, तो आप क्या करते हो? आप एक एक पर्सन को काउंट करते हो, 1 2 3 4। by that what you are doing, actually you are assigning natural numbers to each and every object, right? And then you at the end, you are, when assignment is complete, and at the end you observe that how many natural number you have used. Say you have used 120 natural number, तो आप बोलते हो कि 120 is the count. This is called physical counting. But what we are going to do in this topic we are going to do the same, but we are not going to do physical counting. We are going to count without counting without counting. तो उसके लिए हम काउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे. तो पहली बात, इट इज एन एलिगेंट मेथड ऑफ काउंटिंग विदाउट काउंटिंग. So we are not going to do counting one to one. We are going to count by certain rules. And what are those rules? Those rules are called fundamental principles of counting. तो आप लिखेंगे FPCs. Counting without counting is done using some fundamental principles of counting known as FPC. अब क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है? तो बेटा 3 फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है. ओनली 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. वो क्या क्या है तो आप मेंशन करते जाएंगे. पहला रूल लिखेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज एडिशन रूल. देन विल टेक अप द मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड देन विल डू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अच्छा जी, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप कर चुके हैं, याद आया आपको? सेट्स में आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया था, है ना? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये पहले से जानते हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो इसलिए इसको आप हटा भी सकते हैं. तो तीसरा रूल जिसको हम बोलेंगे वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट. तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी बोलते हैं उसको. तो ये 4 रूल हैं, बट फंडामेंटली मैंने बोला 3 ही रूल हैं, क्योंकि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो एडिशन रूल का ही जनरलाइजेशन है. तो एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेथड या कॉम्प्लीमेंटेशन रूल, ये 3 रूल हमें 1 बाय 1 टेकअप करने हैं. तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे एडिशन प्रिंसिपल. मैंने बोला बहुत सिंपल टॉपिक है. अगर आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझ लिया तो 75% जॉब इज डन. अगर आपने कॉम्प्लीमेंटेशन रूल भी समझ लिया तो 100% जॉब इज डन. उसके बाद इन्हीं 3 रूल्स के डिफरेंट वे से एप्लीकेशंस हैं. तो एडिशन रूल क्या है बेटा? मेंशन करो एडिशन रूल. एडिशन रूल क्या है? बहुत सिंपल है. बिफोर आई मेंशन, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात जैसे पूछूं, ठीक है? अगर मैंने बोला that if you have to write an alphabet A, एक अल्फाबेट A लिखना है, और ये अल्फाबेट A लिखने के लिए आपके पास में 6 पेन्स हैं और आपके पास में 7 पेंसिल्स हैं और आपके पास में अगर 3 स्केच पेन है, तो how many different ways, number of ways you can write? One can write alphabet A. तो भाई यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब आपको अल्फाबेट ए लिखना है तो एट ए टाइम आप क्या करोगे? एक पेन यूज करोगे, या तो एक पेंसिल यूज करोगे, या तो एक स्केच पेन यूज करोगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक पेन और एक पेंसिल दोनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि भाई 6 डिफरेंट वे से तो मैं पेन से यूज करके लिख सकता हूं, 7 डिफरेंट वे से मैं पेंसिल से लिख सकता हूं, और 3 डिफरेंट वेज है जब मैं स्केच पेन इस्तेमाल करूंगा. तो आंसर आ जाएगा 7 + 6 + 3 या 6 + 7 + 3 that is equal to 16 ways. इसी को बोलते हैं एडिशन रूल, कि कब नंबर ऑफ वेज ऐड होंगे. तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऐड कब होंगे? जब हमारे पास में टास्क हो गए, W1 टास्क राइटिंग विद पेन, W2 इज राइटिंग विद पेंसिल, W3 इज राइटिंग विद स्केच पेन, and
ये जो हमने लिखा नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग is equal to number of ways one can write using either pen or pencil or sketch pen. और है, ध्यान से समझना, और ये और वर्ड से आप फेमिलियर हो चुके हैं पहले से, यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस विद दिस वर्ड. और कहां पर आया था याद करो, यूनियन में. वेरी करेक्ट, यूनियन में और आया था, और इसीलिए यूनियन में दोनों सेट मर्ज होते थे. और अगर दोनों डिसजॉइंट सेट होते थे, याद करो, डिसजॉइंट सेट होते थे तो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड होता था. ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इफ दे डू नॉट हैव एनीथिंग कॉमन. तो यहां पर बेटा पेन से लिखना और पेंसिल से लिखना, इस प्रोसेस में कुछ कॉमन नहीं है, दे आर डिसजॉइंट ऑपरेशंस. तो पेन, पेंसिल, स्केच पेन, जब ऑपरेशंस डिसजॉइंट होंगे तो और होगा कंजंक्शन, और के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दोज ऑपरेशंस विल बी एडेड. इसी को बोलते हैं एडिशन रूल. तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इसको प्रॉपर्ली लिख लो, राइट इट डाउन. तो लिखेंगे एडिशन रूल. एडिशन रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे इफ अ टास्क W, नोट डाउन, if a task W, capital W, is said to be done, if a task capital W is said to be done when either W1 or W2 or W3 and on, say Wn are performed, the number of ways of performing the task W is. मतलब क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि बहुत सारे सब टास्क हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, W1, W2, W3, W4, Wn, ऐसे n नंबर ऑफ सब टास्क हैं. अब इन सब टास्क में से कोई भी एक टास्क अगर परफॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे W इज बीइंग डन. तो W क्या है, W एक बिगर टास्क है जिसके अंदर W1, W2, W3 क्या है, सब टास्क हैं. लेकिन ये जो सब टास्क हैं ये एक साथ नहीं हो सकते, डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ, ऐसे लिखेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं कि NW होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क W. NW is equal to number of ways of doing W1 or W2 or W3 and so on, or Wn, which is equal to number of ways of doing W1, और मतलब प्लस number of ways of doing W2 and so on, number of ways of doing Wn. इसी को बोलते हैं एडिशन रूल. तो लिख दो इसको आप. मीन्स जब और होगा तो नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल दो सम दे रहा हूं, फटाफट आंसर करो. Rakesh has 5 pen of different color and 6 pencils of distinct color. Then how many different ways he can write using pen or pencil, using any one of them at a time? So बिल्कुल सही. Either he chooses to write with pen or with pencil. He can't use both. तो जब ऑप्शन होगा, जब और होगा तो नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे. वेल डन. 6 + 5 11 हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन. Akshat has 3 books on maths, 2 books on science, 3 on general knowledge. If he reads only 1 book at a time, then number of different ways he can study at a time. तो पहले केस में तो तुमने सीधे ही बोल दिया कि number of ways he can write is equal to number of ways he can write using pen or pencil. यही था. That is equal to number of pens he has plus number of pencils he has, and that is equal to 5 + 6 और आंसर 11 है. आपको देखो इस क्वेश्चन में एक ट्रबल और भी आएगा बेटा, कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर फटाक पता चल जाएगा. आंसर विल बी अ नंबर and any specific number can be created in answer by various means. Like अगर किसी केस का आंसर है 120, तो 120 60 + 60 भी हो सकता है, 30 × 4 भी हो सकता है, 12 × 10 भी हो सकता है. तो आपने किस मेथड से वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन करी है ये आंसर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा.
मतलब कई बार ऐसा होगा कि गलत मेथड से भी सही आंसर आ जाएगा, कई बार सही मेथड से गलत आंसर भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना होगा कि मेथड लिखना, ब्रीफ में अपना प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, ये आपको करना सीखना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर कई बार क्या होगा कि आप कॉन्सेप्चुअली गलत फाउंड हो जाओगे और आंसर सही होगा, या सही सोच रहे होंगे बट न्यूमेरिकल आंसर गलत आ जाएगा, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर दूसरे केस में ऐसे ब्रीफली आंसर लिखना भी सीखना पड़ेगा हर एक केस का। दूसरा, तो ही स्टडी एट अ टाइम, कोई भी बच्चा एट अ टाइम दो सब्जेक्ट तो नहीं स्टडी कर सकता, एट अ टाइम तो कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो नंबर ऑफ वेज ही स्टडीज is equal to number of ways he studies either maths or science or GK. So number of books of maths plus number of books of science plus number of books of GK, that is equal to साइंस की कितनी बुक्स है, मैथ्स की कितनी बुक है, ऐड कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा 3 ऑन मैथ्स एंड 2 ऑन साइंस एंड 3 ऑन जीके, तो आंसर वही आ गया। तो एडिशन रूल समझ में आ गया क्या है, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल भी समझ लेते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? अब यहां पर भी हम फिर वही बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास में एक बड़ा टास्क है, एक बिगर टास्क है, और वो बिगर टास्क छोटे छोटे सब टास्क से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन वो जो छोटे छोटे स्मॉलर टास्क हैं, पिछले केस में क्या था कि सारे स्मॉलर टास्क जो थे वो एट अ टाइम इंडिपेंडेंट थे, डिसजॉइंट थे, एट अ टाइम कोई एक ही परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, यहां पर भी और जरूरी नहीं है कि वो सारे टास्क करे जाएं, या तो आप पेन से लिख रहे हैं या पेंसिल से लिख रहे हैं या स्केच पेन से लिख रहे हैं, ऐसा है। अभी क्या है कि हमारे n नंबर ऑफ सब टास्क हैं, बट दो सब टास्क विल बी परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर इन सक्सेशन। पहला टास्क होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, ऐसे अपने सारे टास्क को परफॉर्म करना है। अनलेस ऑल द टास्क आर परफॉर्म्ड इन सक्सेशन, द बिगर टास्क इज नॉट सेड टू बी कंप्लीट। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लीकेशन रूल का इस्तेमाल होगा। तो आप लिखेंगे इफ अ टास्क W is said to be done if W1 and W2 and W3 and W4 and on till Wn are performed one after another in succession। जैसे अगर कोई बच्चा 3 घंटे के लिए स्टडी करता है, फर्स्ट आवर ही कैन स्टडी वन सब्जेक्ट, second hour he can study another subject, and in third hour he can study another subject. So how many ways he continues to study for 3 hours? How many different ways he can continue to study in 3 hours? तो इसके लिए आपको जानना होगा how many subject he has. Suppose he has 3 subject, suppose करो ही उसके पास PCM ही पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो फर्स्ट आवर वो एक सब्जेक्ट को ही पढ़ेगा, है ना। अब वो एक सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेगा, तो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, मान लो फिजिक्स पढ़ेगा या केमिस्ट्री पढ़ेगा या मैथ्स पढ़ेगा, तो फर्स्ट आवर को 3 डिफरेंट तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है, अब उसको किसी भी 2 कंटिन्यूअस सिटिंग में सेम सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना, तो सेकेंड आवर में किसको पढ़ेगा, कितने वे से पढ़ेगा, तो फर्स्ट आवर के लिए 3 वेज, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, बट जो भी तरीके से उसने फर्स्ट आवर कंप्लीट किया वो तरीका अगले वाले में यूज नहीं होगा। सेकेंड आवर के लिए कितने वेज हो जाएंगे, तो 2 वेज हो जाएंगे। थर्ड आवर के लिए स्टडी करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंट वेज कितने बनेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 वेज हो जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, तो ऐसे करके 6 डिफरेंट वेज बन जाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क W क्या होगा बेटा, तो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W हियर इन दिस केस विल बी, ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ वेज ऑफ W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W1 एंड W2, यहां कंपल्सन है, ऑप्शन नहीं है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W1। पहले फर्स्ट टास्क के करने के कितने वेज हैं देख लिया। अब फर्स्ट टास्क को जिस किसी भी वे से किया, उसमें हर एक वे के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड टास्क अपने सारे पॉसिबल वे से अकर करेगा।
तो फर्स्ट टास्क का एक वे से सेकेंड टास्क के कितने वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज द सेकेंड कैन बी डन। एक से NW2 वेज होंगे तो NW1 से NW1 इंटू NW2 वेज होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को परफॉर्म करने के वेज होंगे नंबर ऑफ W1 इंटू नंबर ऑफ W2। अब फर्स्ट एंड सेकंड टास्क को परफॉर्म करने के किसी भी वे के कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरा टास्क अपने सारे पॉसिबल वे से अकर कर सकता है। तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने वेज होंगे? तीसरे के लिए नंबर ऑफ W3 वेज होंगे। एक से नंबर ऑफ W3 वेज तो इतने से, तो दिस इंटू नंबर ऑफ W3। तो आंसर आएगा प्रोडक्ट नंबर ऑफ W1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ W2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ W3। पहले इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है जी। देयर आर 3 पॉइंट्स in the plane A, B and C. This is point A and this is point B and this is point C. And A point से B point को connect करने के suppose 3 ways हैं। There are 3 ways. एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। 3 रास्ते हैं A से B तक जाने के, ऐसा मान लो। और B से C पाथ तक जाने के सपोज करो हमारे पास में 4 रास्ते हैं। B से C तक जाने के 4 रास्ते हैं। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि पॉइंट A से C जाना वाया B, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू C वाया V, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ जर्निंग फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। इस टास्क को करने के 2 तरीके, 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम A टू B एंड देन नंबर ऑफ वेज ही कैन ट्रेवल फ्रॉम B टू C। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप इन दोनों टास्क में से कोई एक टास्क को करो और जर्नी कंप्लीट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू एग्री। एंड देयरफॉर अगर A से B एंड B से C जाना जरूरी है, मतलब एंड है, एंड मतलब कंपल्सन है। अब हम बोलेंगे क्या कि दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ जर्निंग फ्रॉम A टू B। तो A से B जाने के 3 रास्ते हैं, तो मैंने लिखा 3 वेज। अब इसमें से एट ए टाइम तो कोई एक ही पाथ फॉलो होगा ना। सपोज करो कि A से B दीक्षांत जा रहा है और A से B वो यहां से यहां गया, इस रास्ते से गया। अब the moment he reaches B, he had choice to cover the next half of the journey by 4 different ways. Arriving at B, he can choose to go by this path or this path or this path or this path. समझ रहे मेरी बात को? वो ऐसे भी जा सकता है, या यहां से आने के बाद ऐसे भी जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है। तो किसी फर्स्ट टास्क का एक वे के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड टास्क 4 डिफरेंट वे से परफॉर्म किया जा सकता है। ऐसे ही अगर दीक्षांत A से B इस पाथ से गया होता, तो भी B तक पहुंचने के बाद उसके पास यही 4 ऑप्शन अवेलेबल होते। तो फर्स्ट वे से भी 4 वेज हैं, सेकंड से भी 4 वेज हैं, और थर्ड से ट्रेवल करने के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सेकंड लैप ऑफ जर्नी के लिए 4 वेज हैं। तो 1 से 4 तो 3 से 3 इंटू 4, दैट इज नंबर ऑफ A टू B इंटू नंबर ऑफ वेज जर्निंग फ्रॉम B टू C। तो ये हो गया 12। 12 क्यों हुआ समझ रहे हो ना? पहले टास्क को कंप्लीट करने के किसी वन पर्टिकुलर वे के कॉरेस्पॉन्डिंग द सेकेंड टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल पॉसिबल मैनर। तो यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है। 1 से NW2 तो NW1 से NW1 इंटू NW2। तो ये वजह हुआ कि वाई वी आर मल्टीप्लाइंग
द नंबर ऑफ वेज। अब ये 2 टास्क कंप्लीट कर लिए मैंने। अब इस 2 टास्क के बाद तीसरा टास्क, for one particular way of completing the first and second task, the third task can be completed in NW 3 ways। तो एक वे के, फर्स्ट और सेकंड के किसी एक वे के कॉरस्पॉन्डिंग तीसरा वाला टास्क इतने सारे वे से कंप्लीट किया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए दिस इनटू दिस वे है, तो उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। तो इसका प्रूफ भी समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो हम इस प्रूफ को कंप्लीट अब लिख लो। नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं उसको एक लाइन में लिख लो कहीं पर। इफ एन इवेंट W1 कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ऐसे मेंशन करते जाओ। इफ एन इवेंट W1 कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, following which another event W2 could occur in n different ways, then total number of ways of simultaneous occurrence, total number of ways of simultaneous occurrence of both the event in a definite order, first W1 happens then W2 happens, is m into n ways, because corresponding to each way of happening of the first task W1, the second task can happen in all possible way, that is n ways। तो एक वे के corresponding n ways हैं, तो m ways के corresponding m into n ways हैं, and this procedure of multiplication will continue task to task till all the tasks are taken into account। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन रूल। होप इट इज वेरी सिंपल और आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया, तो मैं इस पर क्वेश्चन पे मूव करूं। शुड आई मूव टू सम बेटा? मल्टीप्लीकेशन रूल पे क्वेश्चन दूं आपको? हाँ वेट कर लो, लिख लो बेटा, लिख लो, आराम से मेंशन कर लो, नॉट टू वरी। मैं थोड़ा और इलेबरेट करके इसको तब तक समझा देता हूं, ऐसे समझो। सपोज one has to create a stamp by writing an alphabet A and enclosing this alphabet by a circle। मेरी बात समझ रहे हो? एक कोई जैसे होता है ना कि आप जब पैकेजिंग कर रहे होते हैं बहुत सारे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, या कंसाइनमेंट्स भेज रहे हैं, तो उसमें आप जो है ऑब्जेक्ट की कैटेगरी और उसको हैंडल करने के वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो है एक सिंबॉलिक नोटेशन बनाते हैं। और आप देखते हो पैकेजिंग बॉक्सेस के ऊपर में ऐसे नोटेशंस लगे रहते हैं। जैसे अगर मान लिया इस कलर का, रेड कलर का सर्कल है, तो उसका कोई एक सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, कि इनफ्लेमेबल होगा ऑब्जेक्ट, ऐसा। और उसके अंदर जो अल्फाबेट है वो उसकी ऑब्जेक्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, हैंडल विद केयर के लिए कुछ होता है, ऐसा कुछ। तो एक सिंबॉलिक नोटेशन ऐसा बना रहे हैं। ए अल्फाबेट लिखना है, ये लिखने के लिए आपके पास में पेन यूज कर रहे हैं, आपके पास 7 डिफरेंट कलर की पेन है। और इसको ऐसे सर्कल से एनक्लोज करना, ये सर्कल के लिए आप स्केच पेन यूज कर रहे हैं, वो भी आपके पास में मान लो 5 डिफरेंट कलर के स्केचेस हैं, स्केच पेन है जिससे आपको सर्कल करना। तो नंबर ऑफ सिंबल्स कैन बी क्रिएटेड, कितने सिंबल हम बना सकते हैं? तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ वेज वी कैन राइट द अल्फाबेट ए into number of ways we can enclose it by a circle, that is equal to 7 ways I can write the alphabet A into 5 ways we can enclose the circle, total 35 symbols। कैसे भाई? आपने एक कलर से A लिखा, अब इस A के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसा सर्कल बना दिया, या A लिखने के तो आपको 7 वेज है। अब
इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्कल करने के, तो आपके पास में 5 वेज है ना, ऐसा ऐसे कर दिया, या आपने ऐसा सर्कल बना दिया ऐसा, तो ब्लू कलर से ए लिखा, लेकिन सर्कल करने के वेज हमारे 5 डिफरेंट वेज हैं, तो वो सारे पॉसिबल वे से मैं सर्कल कर सकता हूं। तो एक वे से अल्फाबेट लिखने के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 सिंबल बनेंगे। अब यही इस ए के लिए मेरे पास में 7 वेज हैं, या तो ऐसे लिखेंगे, या तो इस कलर से लिख देंगे, या तो इस कलर से लिख देंगे, या तो इस कलर से लिख देंगे, और या तो इस कलर से लिख देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे हमारे पास वेरियस डिफरेंट वेज हैं ए लिखने के। कितने वेज हैं टोटल? 7 वेज हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि टोटल कितने सिंबल्स बनेंगे। तो एक ए लिखने का एक वे से 5 सिंबल्स क्रिएट होंगे, ऐसे 7 वेज हैं ए लिखने के, हर एक से 5 सिंबल क्रिएट होंगे, तो मल्टीपल एडिशन हुआ ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 7 टाइम्स। इसी को तो मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन रूल एक्चुअली एडिशन रूल का ही रिपीटेड एप्लीकेशन है, दैट्स इट। तो मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ गया, एडिशन रूल समझ में आ गया। अब जो भी क्वेश्चन मिलेगा बेटा, कहीं मेंशन नहीं होगा कि मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है कि एडिशन, आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। कैसे? एंड या और के बेसिस पर। जब यहाँ एंड होगा कंजंक्शन, तो एंड मतलब होता है कंपल्सन, और कंपल्सन मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और जब और होगा तो और मतलब होता है ऑप्शन, और ऑप्शन का मतलब होता है एडिशन रूल। दैट्स इट। अ ट्रेवलर राइट्स that I met a gentleman with 7 houses. Each house has a 7 sacks. Each sack has a 7 cats, and each cat has 7 kittens. How many kittens traveler meet? So it's as simple. There were 7 houses, and each house has 7 sacks. So 7 into 7, 49 sacks. And every sack has 7 cats. So 49 into 7 number of cats. And for every cat there is 7 kittens. So 49 into 49. This is 2401 number of kittens. तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल। क्लियर है? अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कंबाइंड एप्लीकेशन के हों। तो लेट्स वर्क आउट दोज क्वेश्चंस। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ डायग्राम जिसमें 3 टाउन्स हैं, T1, T2 एंड T3, एंड दे आर कनेक्टेड बाय वेरियस रोड्स एज शोन इन द फिगर। तो ये T1, T2, T3 आर 3 टाउन्स connected by roads as shown in the figure. आपको आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डायग्राम। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज वन ट्रेवल्स फ्रॉम T1 टू T3 वाया T2। ये तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला गया। दूसरा, find the number of ways a person can travel from T1 to T3 via town T2 and returns back when the road B is one way। तो बेटा पहला टास्क तो बड़ा सिंपल सा था। सिंपल था, क्या था? पहले टास्क में तो आपने सीधे बोल दिया कि नंबर ऑफ वेज वन ट्रेवल्स फ्रॉम T1 टू T3 it is number of ways travels from T1 to T2 into number of ways travels from T2 to T3, it is equal to 3 ways into 3 ways, that is 9 ways। फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में तुमने क्या किया? बी पार्ट में क्या करेंगे? तो बी पार्ट में टास्क तुम्हारा क्या है? टास्क पहले आइडेंटिफाई करो, क्या है? T1 से T2 जाना एंड T2 से T3 ट्रेवल करना एंड T3 से T2 वापस आना एंड T2 से T1 आना वापस फाइनली।
अब सब टास्क आइडेंटिफाई हो गए। अब हर एक सब टास्क को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज देखने हमें। T1 से T2 के लिए तो ऑब्वियस सी बात है 3 वेज है। T2 से T3 जर्नी के लिए क्या है, तो यहां से यहां जाने के 3 वेज हैं, ये भी क्लियर है, तो 3 वेज ही हैं। अब T3 से वापस T2 आना है, तो यहां से वापस आने के लिए तो भाई वही 3 रास्ते हैं जिससे वो रिटर्न आ सकता है, तो 3 वेज हैं। बट T2 से T1 रिटर्न होने के लिए ये जो B है, B वाला टास्क को ध्यान से देखो, इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट किया गया क्या, कि द रोड B इज वन वे। वन वे मतलब वन कैन गो, बाकी सारी रोड्स में वापस जाना और आना अलाउड है, लेकिन बी वाला जो रोड है वो वन वे है, तो वापस आने का सिर्फ 2 ही रास्ता होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 54 वेज होगा। इसको समझ सकते हो, फिजिकली समझ सकते हो। देखो मैं एक वे को दिखा रहा हूं, जैसे फॉरवर्ड जर्नी के 9 वेज आपने बताए थे, तो 9 वेज क्या है, तो ऐसे देखो, ए डी, ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, सी डी, सी ई एंड सी एफ। जब आप बैकवर्ड जर्नी की बात करोगे तब क्या होगा, तो इस ए डी से क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, ए डी डी ए, ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड ए डी डी सी एक पॉसिबिलिटी है, ए डी डी बी नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वापस आते समय बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर अभी ए डी वाली बात खत्म नहीं हुई, ए डी एंड ए डी हो गया, ए ई, सॉरी, ए ई, ए ई डी ए ई डी सी, ऐसे ए एफ, ए एफ डी ए एफ डी सी। तो आपने देखा कि ए डी से अगर कैलकुलेट किया टास्क ए डी, तो इस तरह के टास्क हैं जिसमें हम वापसी रिटर्न जर्नी में बी को स्किप कर रहे हैं। फॉरवर्ड जर्नी ए लिया, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखो तो क्या क्या आया फॉरवर्ड जर्नी में, ए डी, ए डी, ए ई, ए ई, ए एफ, ए एफ, तो ऐसे टास्क आ गए। तो ऐसे टोटल 54 टास्क हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिकली आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर बताना है, नंबर के साथ साथ वो सारे टास्क फिजिकली यहां फॉर्म होते हुए दिखने चाहिए, और जरूरत पड़ने पर आप उसको मेंशन भी कर सको। ये समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एनीवे, अगले क्वेश्चन पे चलें। ए और बी पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम T2 to T4 as per the diagram when movement along the arrows are only allowed. This is T1, this is T2, this is T3, and this is T4. These are the 4 towns, and these are the roads connecting those towns. You have to find number of ways a person can move from T1 and reach T4 if he is allowed to move only along the arrows. He can't go against the arrow. So tell me the number of ways.
अब इसमें देखो बेसिकली टास्क क्या है, नंबर ऑफ मेन टास्क क्या है, ट्रेवलिंग फ्रॉम T1 टू T4। अब ये टास्क को कंप्लीट करने के हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम T1 टू T2 टू T4, दिस इज वन ऑप्शन, और traveling from T1 to T3 to T4, or we have third option, traveling from T1 to T3, this is T1, this is T3, T2, T3, T4, T1 से T3, T3 से T2 and T2 से T4. These are the three ways one can travel and reach T4 via intermediate places. ये तीन डिफरेंट वेज हैं। अच्छा, ये तीनों में से कोई भी दो वे एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ये आइदर और मतलब होता है एडिशन। तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम T1 T2 T4 प्लस नंबर ऑफ वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम T1 T3 T4 प्लस नंबर ऑफ वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम T1 T3 T2 T4, इट इज इक्वल टू T1 से T2 एंड T2 से T3, T2 से T4 क्या आ गया 3 into 3 वेज, प्लस T1 से T3 जाने का एक रास्ता है और T3 से T4 दो, तो 1 into 2 वेज, प्लस T1 से T3 जाने का एक रास्ता है, T3 से T2 जाने का भी एक रास्ता है और T2 से T4 जाने का 3 रास्ता है। फाइनल आंसर आ गया 9 + 2 + 3, 14 वेज। तो अब यहां पर ये जानना जरूरी है कि कहां पर और लगा, कहां एंड, कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको वही जजमेंट लेना है कि और कैसे कनेक्ट होगा, एंड कैसे कनेक्ट होगा। तो और एंड का जजमेंट अगर आपको मिल गया तो योर जॉब इज डन, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल का बेसिक्स समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, एंड होप यू आर गोइंग फाइन। एक और क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन सेज दैट अ थिएटर हैज 5 डिफरेंट गेट्स। तो एक थिएटर है जिसके 5 डिफरेंट गेट्स हैं और अ पर्सन वांट to watch a movie in it, so he went into it. Find the number of ways the person can enter and leave by any door. तो पर्सन जो है किसी भी डोर से एंटर करके किसी भी डोर से वो लीव कर सकता है। तो आपको बताना है कि कितने डिफरेंट वे से एक पर्सन इस थिएटर में एंटर करके और एग्जिट कर सकता है। व्हेन ही कैन एंटर थ्रू एनी गेट एंड ही कैन लीव थ्रू एनी गेट। तो आंसर इज वेरी सिंपल, टास्क दो है, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। तो इसका आंसर करते समय आप ऐसे बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए कि नंबर ऑफ वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट। तो नंबर ऑफ वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट is equal to number of entries, number of ways he can entry into number of exit, because entry और exit का कोई restriction नहीं है। तो 5 ways से entry करके 5 ways से exit कर सकता है, 25 ways, सिंपल है। बी पार्ट पे जाओ। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है बेटा, बी पार्ट पढ़ो और आंसर करो। इन विच ही कैन एंटर एंड लीव द थिएटर बाय अ डिफरेंट डोर। अब बी पार्ट में इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि जिस डोर से पर्सन एंटर करेगा उससे एग्जिट नहीं कर सकता। मतलब अगर वो एंट्री के लिए पर्सन जो है वो इस डोर का इस्तेमाल करता है
मान लो D1 D2 का या D1 का इस्तेमाल करता है, इस डोर से जाता है अगर, तो जिस डोर से वो एंट्री कर रहा है एग्जिट के लिए वो रास्ता बंद हो गया उसके लिए। तो नंबर ऑफ, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ एंट्री इंटू नंबर ऑफ एग्जिट। नंबर ऑफ एंट्री तो 5 है, पांचों में से किसी डोर से एंटर कर सकता है, बट जिस डोर से एंटर करेगा उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो उसके अलावा 4 डिफरेंट, इधर से एग्जिट कर सकता है, इधर से एग्जिट कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, तो 4 डिफरेंट वे से वो एग्जिट कर सकता है किसी भी एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट एंट्री से 4 वेज, सेकेंड एंट्री से भी 4 वे, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 वेज। तो पहला और दूसरा पार्ट दोनों क्लियर है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सी पार्ट, in which he can enter through D1 and D2 and leave by D3, D4, D5। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 एंट्री है और 3 एग्जिट है, तो एक एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट है, तो 2 एंट्री से 6 एग्जिट है। तो सिंपल है, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो क्या लग रहा है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि इस टॉपिक में यही 2 रूल है फंडामेंटली, दीज आर द ओनली 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। मतलब ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला है ना। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है ना जो कोई भी क्लास का बच्चा कर सकता है। मतलब अगर 6th क्लास का बच्चा अगर स्मार्ट होगा ना तो उसको भी कराया जा सकता है टॉपिक। तो मेरा ओपिनियन ये होता है कि इस टॉपिक को आपको 7th क्लास से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था। चलो जी अगले क्वेश्चन पे जाओ, फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन सेज दैट 3 dice are thrown, find the number of ways of getting same number on all of them। Second, find the number of ways getting different number on all of them। अब जल्दबाजी आंसर नहीं करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे साहब, बहुत सोच समझ करके आंसर करेंगे। डाइस समझते हो, डाइस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज डाइस मींस? तो डाइस एक क्यूबिकल सॉलिड होता है, ऑर्डिनरी डाइस की बात कर रहे हैं। इट हैज 6 फेसेस, ऐसा 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस पर, फेसेस मतलब जैसे एक फेस ये है टॉप वाला फेस, ऐसे 6 फेसेस होंगे। हर एक फेस पर नंबर लिखी होती है, जैसे यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो किसी फेस पे 2 लिखा हुआ है, किसी पे 3 लिखा हुआ है, ऐसा ऐसे 6 नंबर्स लिखी होती हैं। डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स होते हैं एक डाइस को थ्रो करने में? आउटकम्स की फेस के ऊपर कौन सी नंबर अपीयर हो रही है। तो लूडो आपने खेला होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सेट ऑफ आउटकम्स। एक डाइस पर 6 आउटकम्स का सेट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बात समझो, अभी पहले पूरी बात को समझो। ये सिंगल डाइस की बात थी ना, सिंगल डाइस। इन अ थ्रो ऑफ डबल डाइस, इसको नोट भी करते जाओ जी। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? सेट ऑफ आउटकम कैसा होगा? अब सेट ऑफ आउटकम जो होगा वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा बेटा। अब सेट ऑफ आउटकम्स जो होंगे, इसको मैं एस लिखता हूं। सिंगल डाइस के सेट ऑफ आउटकम को अगर मैं कैपिटल एस बोलता हूं, तो 2 डाइस का सेट ऑफ आउटकम जो होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई। एक डाइस है D1, एक डाइस है D2, तो D1 का आउटकम x है और D2 का आउटकम y है, तो 2 पेयर ऑफ डाइस का थ्रो का आउटकम होगा x, y, वेयर x और y दोनों s का एलिमेंट होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कितने आउटकम्स होंगे? तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, जल्दी बोलो।
6 into 6 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो 1 से 6, 2 से 6, 3 से 6, तो फर्स्ट डाइस के 6 वेज और सेकंड डाइस के 6 वेज, 6 into 6 क्या हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई होगा। अब समझ में आ गया? तो ये भी समझ में आ गया, इसको नोट कर लो कहीं पर, इसको भी नोट कर लो क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आएगा +2 में। इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस के थ्रो में सेट ऑफ आउटकम को कैसे डिनोट करोगे? जल्दी बोलो। अब सेट ऑफ आउटकम्स को हम ऑर्डर ट्रिपलेट से डिनोट करेंगे, एक्स वाई जेड, वेयर एक्स और वाई और जेड रिस्पेक्टिवली एस के एलिमेंट होंगे। एक्स जो है वो फर्स्ट डाइस का आउटकम होगा और y सेकंड का आउटकम होगा और z थर्ड का आउटकम माना जाएगा। तो x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो अब यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे 3 डाइस के थ्रू में, 6 क्यूब दैट इज 216। तो ये बात पहले समझ में आ जानी चाहिए। तो इन जनरल हमने क्या कंक्लूजन लिया कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, समझो, number of total outcomes in a throw of n dice, जल्दी बोलो, n ordinary dice क्या होगा? तो इट इज इक्वल टू 6 raised to the power n। यस, ऐसे ही जब क्वाइंस टॉस करते हो तो क्वाइन के ऊपर में क्वाइन के आउटकम्स क्या होते हैं? अगर एक सिंपल क्वाइन को टॉस करो, फेयर क्वाइन को, तो इसके आउटकम होते हैं आइदर हेड और टेल, सिंगल क्वाइन। डबल क्वाइन टॉस करो, अगर 2 क्वाइन को टॉस करो तब क्या हो जाएगा बेटा? तो डबल क्वाइन का टॉस अगर करोगे तब तो आउटकम जो है वो ऐसे होंगे, हेड कॉमा टेल, हेड कॉमा हेड, टेल कॉमा टेल एंड टेल कॉमा हेड, तो 2 स्क्वायर। तो यहां पर आउटकम 2 होंगे, यहां पर 2 स्क्वायर, 2 into 2 होंगे, 3 कॉइन में 2 क्यूब और n कॉइन में 2 raised to the power n। तो ये बातें पहले समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द ऑपरेशन and what are the outcomes, how many outcomes are there in totality, तब आप उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बोला गया 3 डाइस आर थ्रोन। तो जैसे 3 डाइस आर थ्रोन बोला तो आपने तुरंत दिमाग में आ जाना, अच्छा 216 पॉसिबल आउटकम्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग सेम नंबर इन ऑल ऑफ देम। अब क्या बोलोगे भाई, क्या आंसर होगा? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको मैं हटा दूं, समझ में आ गया सबको? ओके, तो इसको रिमूव करते हैं, अब बात करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या आया, तो मैं ऐसे लिखूंगा फर्स्ट पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए, नंबर ऑफ आउटकम मतलब नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फर्स्ट डाइस एंड सेकेंड डाइस एंड थर्ड डाइस, number of outcome of first dice into number of outcome of second dice into number of outcome of third dice, एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट डाइस के कितने आउटकम है? तो भाई पहली डाइस पर 1 से लेके 6 कुछ भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो 6 आउटकम है। इनटू सेकेंड डाइस के कितने आउटकम है? तो बोल रहे हैं सेम नंबर ऑन ऑल ऑफ देम, तो जो नंबर फर्स्ट डाइस पे आई वही नंबर सेकंड पे आनी चाहिए, तो सेकंड का एक ही आउटकम है क्या? जो फर्स्ट डाइस पे अपीयर हुआ वही यहां आएगा। तो एक ही तरीके से फर्स्ट डाइस के रिस्पेक्ट में सेकंड डाइस वेरी नहीं कर सकती, एंड थर्ड के लिए भी एक ही वे है, आंसर आ जाएगा 6 वेज। अब आ जाओ बी पार्ट पे, समझ में आ रहा है ना? क्यों ये 1 क्यों? बिकॉज
the outcome of D1 is same as that of D2. Different number in all of them. अब क्या होगा भाई? अच्छा, टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम में तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, डाइसेस पे सेम भी आ सकता था, डिफरेंट भी आ सकता था, तो वहां पर आता था 6। अब यहाँ पर 6 वेज कुछ भी है, यहाँ कुछ भी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पर कोई लिमिटेशन है ही नहीं थी, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था। ये तो टोटल है, ये उसका कोई स्पेसिफिक केस है, जैसे 111, 222, 333, 444, 555, 666, तो ये 6 वेज आए। अब यहाँ डिफरेंट नंबर, अब यहाँ भी ट्रबल है, D1 and D2 and D3 is equal to number of D1 into number of D2 into number of D3। बट अब ये नंबर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए तो 6 वेज है, सेकंड के लिए तो जो नंबर D1 पे आई वो डिस्कार्ड हो जाएगी। जैसे अगर यहां पर 1 आया तो इसके लिए 5 वेज ही रह जाएंगे। ये 5 वेज कौन से हैं? तो एक्सक्लूडिंग 1 that occurred on D1, और तीसरे के लिए 4 हो जाएगा। क्यों? एक्सक्लूडिंग the 2 digits, 2 outcomes that occurred on D1 and D2। एक नंबर D1 पे आ चुकी है, एक D2 पे आ चुकी है, वो दोनों हटा दो, तो उसके अलावा जो बच गई 4 डिजिट्स वो हम लेंगे 4 वे से। तो आंसर क्या है? 120। तो 120 वेज विल बी देयर। अब किसी ने आंसर किया था 210, तो बेटा 210 आंसर में ट्रबल क्या थी कि आपने टोटल 216 में से 6 आउटकम हटा दिए थे जिसमें तीनों सेम थे। यहां ये नहीं बोला गया है कि तीनों सेम नहीं होने चाहिए, इन्होंने बोला डिफरेंट नंबर होनी चाहिए। मतलब अगर 116 है तो ये भी तो नहीं होना चाहिए, अगर 122 है तो ये भी नहीं होना चाहिए, 244 है तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसलिए 120 आंसर होगा। समझ में आ गया? 210 जो आंसर निकाला था उसका गलत मिस्टेक समझ में आ गया ना? क्लियर है? हाँ, आस्था का, अथर्व का, इन लोगों का 210 आया था, वो क्लियर हो जाना चाहिए अब। डिफरेंट नंबर का मतलब होता है ऑल 3 डाइस हैव डिफरेंट फेसेस, और सेम नंबर ऑन ऑल ऑफ देम का मतलब होता है ऑल हैव सेम फेसेस। इन दोनों के बीच में एक तीसरा सिचुएशन भी होता है कि 2 डाइस हैव सेम फेस एंड थर्ड हैज डिफरेंट फेस, वो वाले भी नहीं चाहिए बी केस में। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ, फोर्थ हो गया, फिफ्थ करिए। फिफ्थ, 10 students compete in a swimming race. In how many different ways can they occupy the first 3 positions? तो number of first position and second position and third position, number of ways they can hold the first position into number of ways there can be second position into number of ways the third position can be declared, या कैन हैपन। तो फर्स्ट पोजीशन पर 10 में से कोई भी बच्चा फर्स्ट आ सकता है, तो 10 वेज हैं। अब कोई बच्चा एक साथ 2 पोजीशन तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता कि फर्स्ट पोजीशन पर भी वही आ गया, सेकंड पर भी वही आ गया, तो कोई क्वेश्चन का नहीं या तो है नहीं कि हर एक पोजीशन पे वही बैठा हुआ। तो सेकंड के लिए हमारे पास 9 वेज है, और थर्ड के लिए तो 8 वेज है। तो आंसर कितना आ गया? 720 डिफरेंट वेज। The first 3 positions can be held. तो ये भी सिंपल है, सिंपल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बहुत ऑर्डिनरी सी बात हो रही है डिस्कस, अच्छी बात है।
just remember that these are very ordinary things, very ordinary ideas, but they are going to create extraordinary result. So by the passing of time, you will see that this has a tremendous application in the daily life. क्वेश्चन, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर करिए। आई गिव यू 3 minute टाइम टू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म के टोटल कितने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं दैट आर डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, with the condition that the polynomial of the type x cube plus ax square plus bx plus c shall be divisible by x square plus 1, where a, b and c are elements of the set 1 to 10. The ABC are natural number varying from 1 to 10, first 10 natural number, and you have to find the number of different polynomials, cubic polynomials, with the leading coefficient 1, and ABC are the other 3 coefficient, with the condition that the polynomial is divisible by x square plus 1. सोचो और आंसर करो। आपके पास में 2.5 minutes हैं इसको आंसर करने के लिए। नॉट नेसेसरी बेटा, ए बी सी तीनों इस सेट से आएंगी तो तीनों रिपीट भी हो सकती हैं। नो वेयर इट इज गिवन दैट दे आर डिस्टिंक्ट। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ए बी सी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। नेसेसरली एबीसी पर कुछ तो कंडीशन आएगी ना, सो दैट दिस cubic polynomial remains divisible by x square plus 1. What do you mean by divisible by x square plus 1? A polynomial x cube plus ax square plus bx plus c अगर x स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक फैक्टर है और इसके अलावा एक फैक्टर और होगा जो लीनियर होगा, और वो लीनियर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि x और x स्क्वायर मिलके x क्यूब बनाएंगे, तो x प्लस दूसरा फैक्टर कांस्टेंट होगा, उसको k एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, अगर x स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है, तो दिस मस्ट बी रिटन एज x square plus 1 multiplied by x plus k. Now, if you compare, expand the right hand side, it is x cube plus kx square plus x plus k, and apply the concept of comparison of two polynomials. So LHS equal to RHS if the corresponding coefficients are same. So therefore you will say that a की वैल्यू
और C की वैल्यू K के इक्वल होगी एंड B इज इक्वल टू 1। अब बताओ आंसर। नाउ नंबर ऑफ डिजायर्ड पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल है वो चेंज कब होगा बेटा? जो पॉलिनोमियल की बात हो रही है वो पॉलिनोमियल चेंज कब होगा? जब उसके कोएफिशिएंट चेंज होंगे। तीन कोएफिशिएंट है ए बी सी, अगर तीनों कोएफिशिएंट मैच कर रहे हैं, सेम है, तो दो पॉलिनोमियल सेम रहेगा। तो तीनों में से एक भी कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट हो गया तो पॉलिनोमियल डिफरेंट हो जाएगा। तो कोई आपसे बोले कि कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज यू कैन हैव ए बी एंड सी, क्योंकि ए बी सी की एक सेट ऑफ वैल्यू से एक पॉलिनोमियल बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो, यस और नो। For one set of values of ABC, one polynomial is formed. So number of polynomial is number of set of ordered triplet ABC. That is equal to number of values of A into number of value of B into number of value of C. आप ऑप्शन नहीं है कि आप A और B की वैल्यू असाइन करो और C को नहीं असाइन करो। जब तक तीनों की वैल्यू नहीं असाइन करोगे नहीं होगा, इसीलिए एंड है। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए के कितनी वैल्यूज हैं? तो ए के लिए हमारे पास कितने वेज हैं बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। आई हैव कंडीशन दैट ए एंड सी शैल टेक सेम वैल्यू। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर फॉर ए? जल्दी बोलो। ए के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 10 वैल्यूज हैं। वेरी करेक्ट। तो इट इज इक्वल टू 10। 1 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है। और बी के लिए 1, और सी के लिए 10 नहीं 1, क्योंकि जो ए की वैल्यू असाइन करी वही वैल्यू सी पे रखनी चाहिए। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी वेरी नहीं करेगा, ए के रिलेटिव सी नहीं वेरी करेगा। ए की वैल्यू 5 हुई तो सी भी 5 ही रखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 5 असाइन करने के बाद सी के लिए मेरे पास एक ही चॉइस है, 5 ही रखना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 10। तो ऐसे 10 पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके कोइफिशिएंट 1 से 10 नेचुरल नंबर में लाई करेंगे और जो x² + 1 से डिविजिबल होंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ए, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है दीक्षांत से, अगर मैं ए की वैल्यू असाइन कर दूं और बी और सी की वैल्यू नहीं असाइन करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगा? इस एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी तीनों असाइन करनी होंगी। डू यू एग्री और नॉट? तो ए को असाइन करना एंड बी को असाइन करना और सी को असाइन करना, ये तीनों ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट हैं। और तीनों ऑपरेशन इंडिपेंडेंट तो नहीं है, बट ये तीनों ऑपरेशन कंपलसरी हैं। कंपल्सन है यहाँ पर, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता है तो और होता है, कंपल्सन होता है तो एंड होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए एंड बी एंड सी लिखना होगा आपको, एंड सी। और एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन होगा। एग्रीड? ओके, राइट। तो ये बेटा हो गया थोड़े सब्स हमने किए जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल को मिक्स्ड तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। हमें खुद जजमेंट लेना पड़ रहा है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगा या दोनों का मिक्स होगा या पहले एडिशन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, एटसेट्रा। अब आ जाते हैं तीसरा मेथड पे। थर्ड रूल जो मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा क्वेश्चन करते समय। आपको इसका भी काफी फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपके लिए न्यू नहीं है, यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद दिस। याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाली बात आपको याद होगी। अ सेट is called complementary set of A if it contains all the elements
if it contains all the elements of universal set which are not present in A except A। बिल्कुल ठीक बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या है? तो if A and A bar are two complementary sets and capital S is the universal set, जस्ट रिकॉल सेट थियरी में जो आपने पढ़ा था उसको मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से डिनोट किया, और इसमें एक सेट है सर्कल से डिनोट किया। ए, इस सेट को अगर मैं ए बोल रहा हूं तो इसके बाहर जो है ये पूरा हमारा क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए इज ऑल दैट लाइज आउटसाइड ए इनसाइड एस। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो पहली बात, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। डिसजॉइंट होने की वजह से नंबर ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डिसजॉइंट है तो नंबर ऐड हो जाता है, इक्वल टू नंबर ऑफ एस। तो यहीं से आता है कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए। आई होप you still remember all that which we have gone through in the first topic। तो बस बेटा सिंपल सा रूल है, यही लिख दो कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ s माइनस नंबर ऑफ ए, और नंबर ऑफ ए अगर मुझे काउंट करना है तो हम नंबर ऑफ s में से नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे। तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव टू काउंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट, वी विल काउंट द वन विच इज इजियर टू काउंट। अगर मेरे को बोला ए सेट को काउंट करो तो मैं ए सेट के बजाय एक, अगर मेरे को बोला ए सेट को, ए की बजाय ए कॉम्प्लीमेंट को काउंट कर सकता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ए कॉम्प्लीमेंट को काउंट करना रिलेटिवली आसान है, तो हम कौन सा काउंट करेंगे, ए या ए कॉम्प्लीमेंट? बोल रहे हैं कि जो आसान हो उसको काउंट कर लो, और टोटल में से उसको माइनस करके दूसरा वाला अपने आप ऑब्टेन किया जा सकता है। तो यहां ये भी लिख दो, सो वी काउंट नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए बार whichever is easier to count, whichever is easier to count, and determine the other using the above rule। जैसे कि जो क्वाइन वाला क्वेश्चन था उसमें अथर्व ने और आस्था ने जो आंसर दिया था 210, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री रूल अननोइंगली इस्तेमाल किया। पूछा गया था कि हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर व्हेन थ्री, कॉइन नहीं डाइस का, व्हेन थ्री डाइस आर थ्रोन, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर व्हेन ऑल डाइस हैव डिफरेंट फेस, डिफरेंट आउटकम। तो उन्होंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वाज 216 माइनस 6 कर दिया। 6 मतलब व्हेन ऑल हैव सेम आउटकम। तो वहां पर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज किया था लेकिन गलत यूज कर दिया, इंटरप्रेट नहीं कर पाया कि सही कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, इस वजह से गलती हो गई थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट कुछ वैसा ही होगा कि किसी चीज के होने के वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग ऑफ ए is equal to number of total ways minus number of ways non happening of A। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम, क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये रूल तो आप बहुत पहले से जानते हो। तो लेट्स मूव टू द सम्स। तो ये तो समझ में आ ही गया कि नंबर ऑफ ए बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए।
अब क्वेश्चन है that 5 coins are tossed. Find the number of possible outcomes when head appears on at least one coin. I repeat, question says that 5 ordinary coins are tossed. और पूछा गया कि find the number of possible outcomes when head appears on at least one of them. तो कम से कम एक क्वाइन पर अगर हेड आ रहा है तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं? फटाफट आंसर करो। क्या करोगे बेटा? क्या आंसर करोगे इसमें? कैसे आंसर करोगे? अब यहां पर देखो, जो इवेंट है पहले उसको समझेंगे हम, और फिर उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो सबसे बिगर टास्क क्या है? चैलेंज इसके इस मेथड में क्या होता है? चैलेंज होता है टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट्री टास्क या इवेंट, ये चैलेंज है। जैसे यहां पर इवेंट ई क्या है? हमारा इवेंट ई क्या है? तो इवेंट ई है हेड अकर्स ऑन एट लीस्ट वन कॉइन। कॉइन कितनी है हमारे पास में? कॉइन 5 है। C1, C2, C3, C4, C5। at least one coin, head appears on at least one coin। at least one का मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक कॉइन पर हेड होना चाहिए। मतलब समझो, पहले मतलब समझो कि एक पर हेड हो, सिर्फ एक पर हेड हो चलेगा, हेड, और बाकी सब पर टेल। और दो पर हेड हो वो भी चलेगा, दो पर हेड हो वो भी चलेगा। मतलब दो, कोई भी दो पर हेड हो और बाकी सब पर टेल हो, ये भी चलेगा। तीन पर हेड हो वो भी चलेगा, 3 हेड और 2 टेल चलेगा। 4 हेड और एक टेल चलेगा। ये चारों पॉसिबिलिटीज अलाउड हैं। क्या नहीं अलाउड है? सभी पर टेल आ गया तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम एक पर हेड आना चाहिए। तो बेटा ये जो है ये हमारी इवेंट होगी, और ये जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। तो एटलीस्ट वन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? नो हेड। तो ई बार हो जाएगा तुम्हारा नो हेड, हेड अकर्स ऑन नन। तो देखो ऐसे केस में अब तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि मुझे कौन सा काउंट करना आसान है। हेड काउंट करना आसान है, एटलीस्ट वन हेड। ई काउंट करना आसान है कि ई बार? तो ई के लिए मेरे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सिंगल हेड, डबल हेड, ट्रिपल हेड, क्वाड्रपल हेड। तो वहां से भी हम काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ई काउंट करने को हम बोलते हैं डायरेक्ट काउंटिंग। ऐसे, या तो नंबर ऑफ वन हेड और प्लस नंबर ऑफ 2 हेड और प्लस नंबर ऑफ 3 हेड और प्लस नंबर ऑफ 4 हेड। तो ये ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। बट आप देख रहे हो 4 केसेस बनेंगे। और क्यों नहीं हो सकता? सारे पर हेड आएगा तो पांचों हेड भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 5 हेड भी ले लो एक, वो केस भी एक होगा बेटा। बट ये हो गया एटलीस्ट वन हेड का केस हो गया, और नो हेड का जब सब पे टेल आ गया, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा
अब इसको काउंट करना हो, डायरेक्ट काउंटिंग तो टफ है ना, डायरेक्ट काउंटिंग थोड़ा इन्वॉल्व है, आपको एक एक हर केस को केस काउंट करना पड़ेगा। और जबकि हम क्या करें, लेट अस काउंट नंबर ऑफ ई बार। नंबर ऑफ ई बार क्या होगा बेटा, सब पे टेल आ रहा है तो एक ही वेज होगा 1। और नंबर ऑफ एस क्या होगा, नंबर ऑफ एस होगा 2 रेज टू द पावर 5, दैट इज 32। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ ई होगा क्या, नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई बार, तो आ जाएगा 32 माइनस 1 दैट इज 31। अब ये 31 केसेस यहां से काउंट करेंगे तो देखो कैसे काउंट होगा, सिंगल हेड के कितने होंगे, तो हेड पहली कॉइन पर आ जाए या दूसरी पर या तीसरी पर, 5 केसेस होंगे सिंगल हेड के। ऐसे ही सिंगल ऑल हेड का भी 5 के, ऑल हेड का एक केस होगा। और 4 हेड का कितने केस होगा, 4 हेड। तो 4 हेड आएगा, जब जब कभी भी 4 हेड्स आएंगे तो एक टेल आएगा ना, एक टेल। तो सिंगल टेल या 4 हेड का भी वही केस आएगा ना, तो पांचों हेड का एक केस आएगा, और 4 हेड और 1 टेल का भी 5 केसेस आएंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डबल हेड के कितने केस आएंगे, 2 पर हेड आना चाहिए। अब 2 कौन से, तो C1 2 पर हेड डिसाइड कर लो, 10 केसेस होंगे। कैसे, C1 पर हेड लिया, फर्स्ट हेड के लिए मेरे पास में 5 कॉइन है, सेकेंड हेड के लिए 4 कॉइन है, 5 इंटू 4/2 किया। क्यों, क्योंकि C1 पर हेड आया, उसके C1 एंड C2 पर हेड आ गया, और C2 एंड C1 पर हेड आ गया, रिपीट हो गया, तो इसलिए 10 केसेस आएंगे। ऐसे ही 2 टेल और 3 हेड के भी 10 केसेस होंगे। अब बच गया 3 हेड, 3 हेड के कितने केसेस होंगे, तो 3 हेड और 2 टेल, तो ये देखो ये हो गया 10, बात खत्म हो गई, पांचों केस हो गया, देखो 10 हो गया, 10 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, और 1 हो गया, आंसर 31 आ गया। तो आपने देखा कि जब आप डायरेक्ट काउंटिंग करते हो तो आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा एक्सप्रेस करना पड़ता है, और कॉम्प्लीमेंट्री रूल का इस्तेमाल करके हम थोड़ा शॉर्टकट में निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर केस में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी डायरेक्ट वाले केस में कम केसेस बनेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बड़ा हो जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में लगभग बराबर केसेस बनते हैं, तो कोई एडवांटेज नहीं मिलती है, चाहे आप डायरेक्ट काउंटिंग करो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री सेट की काउंटिंग करो। तो इन ऑल इन ऑल हमारे पास में एक बात जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस की, वो ये है कि तुम्हारी समझ होनी चाहिए कि किसी सेट का, किसी इवेंट का, किसी टास्क का कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन या टास्क क्या है। जब तक वो आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप काउंटिंग का ये वाला प्रिंसिपल यूज नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए, फटाफट पढ़िए और बताइए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। बोला गया 7 एक्सीडेंट्स अकर्ड इन अ वीक, find the number of ways they can happen so that at least one of them happened on different day। बोल रहे हैं एक वीक, एक सप्ताह में 7 एक्सीडेंट हुए, ठीक है। आपको बताना है कि टोटल कितने वेज से ये हो सकते हैं सच दैट कम से कम एक एक्सीडेंट डिफरेंट डे पे हुआ। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज 7 एक्सीडेंट कैन बी स्प्रेड ओवर अ वीक, नंबर ऑफ टोटल वेज। 7 एक्सीडेंट्स हैपेंड। अब यहां वेज ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट्स में हमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो कैसे हुए, साइकिल से हुए, मोटरसाइकिल से हुए, कार से हुए, ये सब बातें नहीं है। यहां पर सिर्फ एक्सीडेंट को कैटेगराइज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डे दे हैपेंड। तो विच इज कंपल्सरली टू बी
यूटिलाइज्ड, क्या होना कंपलसरी है, सातों एक्सीडेंट का हैपन करना कंपलसरी है, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कि 7 एक्सीडेंट हैपेंड। सारे सारे डेज ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ये कतई बोला नहीं गया, ये कहीं नहीं बोला गया है कि ऑल देयर इज नो सच डे व्हेन एक्सीडेंट डिडंट हैपन। तो कंपल्सन मैंने बोला एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और एंड तब लगता है जब कंपल्सन होता है, और लगता है जब चॉइस होती है। तब आप यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग द फर्स्ट एक्सीडेंट एंड सेकेंड एक्सीडेंट एंड थर्ड एक्सीडेंट एंड फोर्थ एक्सीडेंट। तो जिसको आप एंड से कनेक्ट करते हो बेटा, एंड से उन्हीं इवेंट को कनेक्ट किया जा सकता है दोज विच आर बाउंड टू हैपन, जिसमें ऑप्शन नहीं होता है। जहां ऑप्शन होगा वहां और आ जाएगा, जहां कंपल्सन होगा वहां एंड आएगा। तो आपको इस बात का बड़ा पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही स्पेसिफिकली इस बात का केयर करना पड़ेगा कि हम एंड या और लगा रहे हैं तो लगा सकते कि नहीं लगा सकते। बहुत सारे केसेस मैं दिखाऊंगा जहां पर आप एंड लगा दोगे और एंड लगाना इम्पॉसिबल होगा। यहां पर एंड क्यों लगाया मैंने, क्यों मैंने एंड से कनेक्ट किया सारे एक्सीडेंट को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, that all the accidents occurred। तो अब मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ A1 इंटू नंबर ऑफ A2 इंटू एंड सो ऑन नंबर ऑफ A7। फर्स्ट एक्सीडेंट के कितने डिफरेंट वेज हैं, 7 वेज हैं। संडे और मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे। एंड सेकंड के लिए भी कितने वेज हैं, 7 वेज हैं। एंड थर्ड के लिए भी कितने हैं, 7 वेज हैं। एंड फोर्थ के लिए भी कितने हैं, 7 वेज हैं। फिफ्थ के लिए भी कितने हैं, 7 वेज हैं। सिक्स्थ के लिए भी 7 वेज हैं। सेवंथ के लिए भी 7 वेज हैं। तो आंसर आया 7 टू द पावर 7 वेज हैं। एक वीक, ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक 7 एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन 7 टू द पावर 7 वेज। इट्स नॉट 7 into 7 49 वेज, 7 टू द पावर 7 वेज। जैसे संडे 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 संडे, सारे के सारे सातों संडे को हो सकते हैं, सारे के सारे सातों मंडे को हो सकते हैं, सारे सातों के सातों एक्सीडेंट ट्यूसडे को हो सकते हैं, या 2 संडे को हुआ, 2 मंडे को हुआ, 3 ट्यूसडे को हो गया। ऐसे टोटल पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 7 टू द पावर 7 है। ये बात समझ में आ गई। अब आंसर करो, अब आंसर करो क्वेश्चन का, जल्दी करो। इवेंट ई क्या है, एटलीस्ट 1 occurred on different day। कम से कम एक एक्सीडेंट डिफरेंट डे पे हुआ, मतलब ई बार क्या होगा, ई बार, ई बार इस ई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, ऑल एक्सीडेंट्स हैपेंड ऑन सेम डे, ऑन सेम डे। ये हो गया तुम्हारा ई बार। सारे के सारे एक ही दिन अकर कर गए, उसको बोलते हैं ई बार। और इसके अलावा जो भी होगा सभी ई होगा, क्योंकि उसमें कम से कम एक एक्सीडेंट डिफरेंट डे पे होगा। तो हमें नंबर ऑफ ई चाहिए, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई बार। नंबर ऑफ ई बार क्या होगा बेटा, सातों एक्सीडेंट एक ही डे पर अकर कर रहे हैं, तो वो सातों के सातों या तो संडे को होंगे, या तो मंडे को होंगे, या तो ट्यूसडे को होंगे, या तो वेडनेसडे को होंगे, या तो थर्सडे को होंगे, या तो फ्राइडे को होंगे, या तो सैटरडे को होंगे। तो 7, तो ये आ गया तुम्हारा 7 टू द पावर 7 माइनस 7। बिल्कुल ठीक आंसर किया था, रीत ने बिल्कुल सही आंसर किया था। अब वो कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, आप कैलकुलेशंस को अवॉइड करो। अवॉइड करो मतलब जब तक कि आपसे बोला नहीं जाए आप उसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में छोड़ दो, वो सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, कैलकुलेशन सेकेंडरी है क्योंकि मोस्टली आपका आंसर भी इसी फॉर्म में ऐसे दिया रहता है, बहुत कम न्यूमेरिकल केस में आंसर आएगा। ई के केसेस कैसे निकालेंगे? वो ई के केसेस नहीं निकाल सकते ना, उसमें ऐसे करने पड़ेंगे कि सातों सेम डे पे हुए, वो तो ई बार हो गया, ठीक है। सातों डिफरेंट पे हुए, फिर दो सेम डे पे हुआ, बाकी डिफरेंट है, तीन सेम डे पे हुआ, बाकी डिफरेंट है। तो उसको काउंट करना, केस वाइज काउंट करना, नहीं ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, सारी चीजें काउंट करना पॉसिबल, लेकिन उसके लिए जब आप पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसको निकालने के अलग अलग केस एनालिसिस करके हर केस को काउंट करने के मेथड्स होंगे, तो वो सब ही करने के लिए तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो आई होप बाय नाउ वी हैव डन अराउंड 2-3 प्रॉब्लम ऑन ईच। एडिशन रूल समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ गया, और कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का भी सेंस समझ में आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? तो लास्टली ये क्वेश्चन, ये इसका भी फटक से आंसर कर दो जल्दी से, जल्दी आंसर करो, तुरंत देखो तुरंत आंसर करो। n fair coins are tossed randomly, find the total number of different possible outcomes, find the number of different possible outcome in which at least one coin shows head। तो n कॉइन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ s क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 2⁻n। एक क्वाइन का टॉस करते हैं तो आउटकम हमारा होता है हेड ऑब्लिक टेल, तो दो आउटकम होते हैं एक क्वाइन पर। तो ए पार्ट का आंसर क्या है? ए पार्ट का आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आ जाएगा 2⁻n। बी, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट वन कॉइन, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम मतलब टू आउटकम्स आर सेड टू बी डिफरेंट, टू आउटकम्स are called different if at least one coin has different outcome। आउटकम एक x1 x2 x3 ऐसे n सिंबल्स का परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट है, n टपल बोलते हैं इसको, n टपल के फॉर्म में आउटकम होगा। जैसे दो क्वाइन है तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आउटकम होगा, तीन क्वाइन है तो ट्रिपलेट के फॉर्म में आउटकम होगा, चार क्वाइन है तो क्वाड्रपल के फॉर्म में आउटकम होगा, n क्वाइन है तो n टपल के फॉर्म में आउटकम होगा। और दो आउटकम डिफरेंट होने का मतलब है ऐसे दो n टपल जिसमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो जाए, कोई कम से कम एक कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो। तो बी में आ जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड। तो आ जाएगा एटलीस्ट वन शोज हेड का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई बार। अगर ई है एटलीस्ट वन शोज हेड तो ई बार है नो हेड, नो हेड मतलब नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ नो हेड, नो हेड मतलब ऑल टेल, और ऑल टेल का मतलब है एक ही केस है जब सब पे टी 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 आ जाए। तो आंसर आ गया 2⁻n-1, बिल्कुल सही। तो ये कुछ डिस्कशन हमारा चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रूल पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको समझ में आ गया, तो एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिख दो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये बेटा इसीलिए मैंने बोला ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार उसको कर लेते हैं तो कम से कम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आज खत्म हो जाएगा,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब परम्यूटेशन पे मूव कर पाएंगे क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है कि इट इज अ रूल अप्लाइड टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स, याद आया, ए एंड बी, in terms of NA, NB and number of A intersection B. Number of A union B is NA plus NB minus number of A intersection B. ये भी याद है आपको। ऐसे नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या होता है, NA plus NB plus NC, सिंगल सिंगल को ऐड करते हैं, माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A, डबल डबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों को ऐड करते हैं। और इसी में इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर तीनों सेट डिसजॉइंट हो जाएं, ए बी सी तीनों डिसजॉइंट हो जाए, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल सेट हो जाएगा, तो इसका नंबर 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी भी नल सेट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0, और बी इंटरसेक्शन सी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो और ये तीनों का भी नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो आंसर आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये लिख दो नोट करके, इफ ए बी सी आर डिसजॉइंट सेट्स देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज समेशन ऑफ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी को एडिशन रूल बोलते हैं। तो एडिशन रूल मतलब डिसजॉइंट सेट के केस में होता है। तो एडिशन रूल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक स्पेशल केस है, ये जनरलाइज्ड एडिशन रूल भी इसको बोलते हैं। तो इफ therefore addition rule is a specific case of the principle of inclusion exclusion when the tasks are disjoint events। disjoint मतलब उनमें से कोई दो एक साथ हैपन नहीं हो रही होगी। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो और आज की क्लास यहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो बेटा, जल्दी करिए। बोला कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 5 6 7 आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। तो यहां पर दो तरह के इंटीजर की बात हो रही, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5। तो मैंने बोला लेट ए इज अ सेट of the integer of type multiples of 3 या x लिख दो x। A is collection of x such that x is 3k and x belongs to one to 567। ऐसे ही b क्या है, b is a set of multiple of 5 y such that y is equal to 5k and 1 to y also lies 1 to 567। नंबर ऑफ a क्या होगा जल्दी बताओ। तो नंबर ऑफ ए होगा बेटा तुम्हारा 567 डिवाइडेड बाय 3 का इंटीजर पार्ट। 3 के मल्टीपल कितने हैं ये जानने के लिए, और ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 भी आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर 567 भी 3 से डिविजिबल है, जबकि हमें लास्ट नंबर नहीं चाहिए, हमें लेस देन 567 चाहिए, बिटवीन दिस एंड दैट। तो -1, तो आंसर आएगा कितना, 189 -1 दैट इज 188। तो 188 मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं इस सेट में जिनकी बात हो रही है। ऐसे नंबर ऑफ बी की बात करो बेटा, नंबर ऑफ बी क्या होगा, तो 567 डिवाइडेड बाय 5 का इंटीजर पार्ट। यहां -1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लास्ट वाली नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, फर्स्ट वाली भी नहीं, राइट। तो ये डायरेक्टली निकाल लो, तो क्या आएगा, 5 1 जा 5,
5 1 जा 5, 1 5 3 जा तो 113 पॉइंट समथिंग, तो हमें 113 मल्टीपल्स होंगे। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो बेटा, वो क्या होगा, तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 15 से डिविजिबल है, तो 567 बाई 15 का इंटीजर पार्ट कितना होगा, 37। एंड देयरफॉर हमें जो चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, आइदर डिविजिबल बाई 3 और बाई 5। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 188 प्लस 113 minus 37, and if you calculate you get the answer 151 plus 113, and if you simplify it is equal to 264। तो ठीक है बेटा, तो in today's class we had taken up the addition rule, multiplication rule, combined application of addition multiplication rule, and then complementation rule and principle of inclusion and exclusion, and tries to understood that how do we count without actually count. So without counting, how the counting is done using the fundamental principles of counting. तो आप इस पर मैं एक गेम अपलोड करूंगा, इसकी बुकलेट भी अपलोड कर दूंगा। अभी आप एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी में जो एफपीसी पर फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सम्स करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपको इस तीनों प्रिंसिपल पे टेस्ट करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट को कैरी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। सो टेक केयर, वेरी गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट क्लास में भी यही टॉपिक कंटिन्यू होगा बेटा, आप इसको प्रोग्रेशंस का टॉपिक जो है उसको अच्छे से कर जाना, उसमें अगर कोई डाउट होंगे तो मुझे पोस्ट कर देना, तो जैसी जरूरत होगी उस तरह से उसकी डाउट क्लास रख लेंगे, है ना।